नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक साइंस की बुक्स पढ़ने वाले हैं, जो आपके प्रत्येक एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। विशेष तौर से आने वाले रीट एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो भी रीट के अभ्यर्थी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ में जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक ब्रह्मास्त्र का काम करती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हैं वो इन्हीं किताबों से पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं विज्ञान कक्षा 8 का पहला चैप्टर है कृषि प्रबंधन के बारे में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और ऐसे ही वीडियो हम रोज़ रात को 9 बजे हम यह वीडियो लेकर आएंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये कक्षा 8 के पुस्तक में से पहला चैप्टर है कृषि प्रबंधन, जो इसमें से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं सभी को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो ये सभी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी के सभी क्वेश्चन लगभग छठी से लेकर 12वीं तक की बुक में से ही पूछे जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में से या एनसीईआरटी बुक में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बुक्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए वीडियो को। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे साथ में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगर आप चाहें तो इनका नोट्स भी बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कृषि प्रबंधन कक्षा 8 का यह चैप्टर है, प्रथम चैप्टर है। तो इसमें देखते हैं कि जंतु भोजन के लिए पादपों पर निर्भर रहते हैं। सभी को पता है कि जंतु भोजन के लिए, कोई भी जीव है वो भोजन के लिए पादपों पर निर्भर रहता है। जब एक ही प्रकार के पादप निश्चित ऋतु में बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण है, फसल किसे कहा जाता है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। जब एक ही प्रकार के पादप निश्चित ऋतु में भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। ऋतु के आधार पर फसलों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। काफी महत्वपूर्ण है, ऋतु के आधार पर फसलों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सी देख लेते हैं। रबी की फसल है, खरीफ की फसल है और जायद की फसल। इन 3 भागों में ऋतु के आधार पर फसलों को बोया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं रबी की फसल शरद ऋतु यानी कि शरद ऋतु में या जाड़े की ऋतु में बोई जाती है। वहीं खरीफ की फसल है वो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, गर्मी की ऋतु में। और जायद की फसल है वो बसंत ऋतु के आसपास बोई जाती है। इसके साथ आगे देख लेते हैं, यहाँ पर जो रबी की फसल है वो फसल, रबी की फसल अक्टूबर से फरवरी के मध्य बोई जाती है। याद रखना है, बहुत बार पूछा भी जाता है कि रबी की फसल कौन कौन सी है या रबी की फसल को कब से कब तक बोई जाती हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है, अक्टूबर से फरवरी के मध्य में ये बोई जाती है। ठीक है, नवंबर से अक्टूबर के मध्य में यह इनको बो दिया जाता है और फरवरी मार्च के मध्य में इनको काट लिया जाता है। ज्यादातर पूछ लिया जाता है कि रबी की फसलें कौन कौन सी हैं, तो इनमें देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे गेहूं है, जो चना, मटर और सरसों रबी की फसलें हैं। इसके साथ में खरीफ की फसल है, जून से सितंबर के मध्य में बोई जाती है। इसमें है जवार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग और उड़द आदि ये फसलें हैं जो खरीफ की फसलें हैं। बहुत बार पूछा जाता है खरीफ की फसलें कौन कौन सी है, तो जवार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग और उड़द। जायद की फसलों की बात करें तो फसल मार्च से जून के मध्य में बोई जाती है, जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, लौकी आदि। इसके साथ में उपयोग के आधार पर हम देखें फसलों का वर्गीकरण, तो उपयोग के आधार पर भी फसलों को अनेक भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि अनाजी फसलें, अनाजी फसलों में वो आते हैं जिनसे हम रोटियां बनाते हैं, अनाज को पीसकर आटा बनाया जाता है। जैसे कि गेहूं, जौ, जवार, बाजरा, मक्का आदि फसलें हैं जो अनाजी फसलों के अंतर्गत आती हैं। इसी के साथ दलहनी फसलें हैं। दलहनी फसलें यानी कि जिनसे दाल की प्राप्ति होती है, जैसे अरहर, मूंग, उड़द, चना, मसूर आदि। तिलहनी फसलें, तिलहनी फसलें वे होती हैं जिनसे
हमें तेल की प्राप्ति होती है, जैसे कि मूंगफली, सरसों तेल, अलसी, यहाँ पे तिल होगा यहाँ पर दोस्तों, तिल, ठीक है, ये तिल हो जाएगा यहाँ पर, अलसी, अरंडी, सोयाबीन आदि। उसके बाद आती है मसाला फसलें। मसालों का हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी सभी खाने में मसालों का बहुत उपयोग किया जाता है। तो मसाला फसलों में देखें तो मिर्च, धनिया, हल्दी, अजवाइन, जीरा, लौंग, बाकी और भी बहुत सारे मसाले होते हैं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते ही रहते हैं। इसके साथ में फल सब्जी में देखें तो आम, बेर, टमाटर, आलू, गोभी, भिंडी, संतरा, केला और भी बहुत सारे फल और सब्जियां होती हैं। इसके साथ अन्य फसलों में देखें तो औषधि और चारे के रूप में भी जो फसलें हैं वो पाई जाती हैं, बोई जाती हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके आगे हम देखें तो यहाँ पर फसल उत्पादन प्रक्रिया के किसे कहते हैं, तो फसल उत्पादन प्रक्रिया याद रखना आपको। फसल उत्पादन प्रक्रिया बहुत क्वेश्चन भी बन सकता है कि फसल उत्पादन प्रक्रिया क्या होती है। तो किसान के द्वारा फसल बोने से पूर्व, यहाँ पे फसल बोने से पूर्व खेत की तैयारी से लेकर फसल को मंडी में बेचने तक संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फसल उत्पादन प्रक्रिया कहा जाता है। तो ये याद रखना है, फसल उत्पादन प्रक्रिया। इसके साथ में देखिए खेती के चरण कौन कौन से होते हैं, खेती किन किन चरणों में की जाती है। तो सबसे पहले देखें तो मिट्टी तैयार की जाती है, खेती के लिए मिट्टी तैयार की जाती है। उसके बाद बुआई की जाती है। उसके बाद उसमें खाद व उर्वरक दिया जाता है, सिंचाई की जाती है और फसलों की सुरक्षा भी की जाती है जो मवेशी होते हैं आवारा पशुओं से। उसके साथ में जो कीट होते हैं उनसे भी सुरक्षा की जाती है। उसके बाद फसल पकने के बाद में उसकी कटाई की जाती है और फिर अनाज का भंडारण किया जाता है। तो ये खेती के चरण हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर हम खेत में हल चलाने के साधन। तो खेत में हल चलाने के साधन कौन कौन से हो सकते हैं। तो खेत में हल चलाने के जो साधन हैं, जो पशुओं के द्वारा खेतों की जुताई की जाती है, जो कि एक पारंपरिक तरीका था और आज का जो आधुनिक तरीका है वो ट्रैक्टर के द्वारा जुताई की जाती है फसलों की, जो कि आधुनिक तरीका है। आगे देखें तो मिट्टी में हल चलाकर, यहाँ पे मिट्टी में हल चलाकर मिट्टी को उलट पुलट कर पोला बनाना जुताई कहलाता है। काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जुताई किसे कहते हैं याद रखना है, मिट्टी में हल चलाकर मिट्टी को उलट पुलट कर पोला बनाना ही जुताई कहलाता है। कृषि के औजारों की बात करें तो यहाँ पे हल, कुदाली, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर और भी बहुत सारे ऐसे कृषि औजार हैं जो कृषि के अंतर्गत काम में लिए जाते हैं। खाद एवं उर्वरक। तो खाद एवं उर्वरक कृषि के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे खाद एवं उर्वरक किसे कहा जाता है, तो देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी में पोषक तत्वों तथा मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए मिट्टी में मिलाए जाने वाले पदार्थ खाद या उर्वरक कहलाते हैं। याद रखना है, खाद या उर्वरक किसे कहा जाता है। तो जो भी तत्व मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए जो तत्व मिलाए जाते हैं उन्हीं को खाद एवं उर्वरक कहा जाता है। आगे देखें तो यहाँ पर खाद एवं उर्वरक में अंतर क्या है। दोनों काफी भिन्न हैं, अलग अलग हैं दोनों, खाद एवं उर्वरक। तो इनमें क्या अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खाद है वो प्राकृतिक, यहाँ पे खाद आएगा, यहाँ पर प्राकृतिक एवं जैविक होती है, परंतु उर्वरक है वो कृत्रिम होता है। काफी महत्वपूर्ण है, याद रखने योग्य है। यहाँ पर इनको याद रखना है। खाद एक प्राकृतिक एवं जैविक होती है, परंतु उर्वरक क्या होता है, कृत्रिम होता है। प्राकृतिक खाद खेतों में बनाई जाती है। याद रखना है, प्राकृतिक खाद खेतों में बनाई जाती है, जैसे कि गोबर की खाद, जिसे कंपोस्ट खाद कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद। जबकि उर्वरक है वो फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, जैसे कि यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास आदि। खाद उर्वरक से बेहतर होती है। प्राकृतिक खाद में ह्यूमस अधिक होती है। तो प्राकृतिक खाद में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा यह मृदा की उर्वरा क्षमता को बढ़ाता है, जबकि उर्वरक में ह्यूमस का अभाव पाया जाता है। ये काफी विशेषताएं हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो उर्वरक में ह्यूमस का जो अभाव पाया जाता है, अतः खेत में जैविक खाद का प्रयोग
ज़्यादा करना चाहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, तो याद रखना है। खाद एवं उर्वरक में अंतर एवं उनकी विशेषताएं हैं यहाँ पर। इसके साथ में आगे देखें जैविक खाद के लाभ क्या हैं। तो जैविक खाद के जो लाभ हैं वो देख सकते हैं कि यह खाद मिट्टी का पुनर्गठन करने में अधिक सक्षम है। इस खाद में लाभदायक जीवाणुओं की वृद्धि तेजी से होती है। लाभदायक, जो मिट्टी में लाभदायक जीवाणु पाए जाते हैं जो फसलों की वृद्धि में सहायक होते हैं, उनमें वृद्धि होती है किससे? जैविक खाद से। इससे मिट्टी पोली बनी रहती है जिसमें जड़ों में श्वसन क्रिया सरलता से होती रहती है। जैविक खाद से मिट्टी की जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है और जैविक खाद से जब मिट्टी पोली होगी तो उसमें जल धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। सिंचाई की बात करें तो कृषि साधनों के द्वारा फसल को जल की आवश्यकता की पूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। तो यहाँ पे कृत्रिम साधनों के द्वारा जो फसल को जल की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है उसे ही क्या कहा जाता है? सिंचाई कहा जाता है। आगे देखें सिंचाई के साधन। तो सिंचाई के साधन भी अलग अलग तरीके से प्राचीन समय में अलग थे और आधुनिक समय में अब उनका स्वरूप बदल चुका है। तो यहाँ पर पारंपरिक साधन जैसे कि चरस, डेकली, रहट, मोट आदि ये जो पारंपरिक साधन हुआ करते थे सिंचाई के, लेकिन आधुनिक समय में नलकूप, विद्युत पंप, डीजल पंप आदि आ चुके हैं जिनके द्वारा सिंचाई की जाती है। उसके बाद आगे देखें तो परंपरागत साधनों की तुलना में आधुनिक साधनों को कम समय में अधिक क्षेत्र की सिंचाई हो जाती है तथा जल का उपयोग भी मितव्ययता से कर सकते हैं। तो यानी कि पारंपरिक जो परंपरागत साधनों की तुलना में आधुनिक साधनों से कम समय में ही अधिक सिंचाई की जा सकती है और पानी का भी उपयोग मितव्ययता से किया जा सकता है। सिंचाई की आधुनिक विधियों में बात करें तो छिड़काव यानी कि फव्वारा सिंचाई और ड्रिप तंत्र यानी कि बूंद बूंद सिंचाई दो महत्वपूर्ण आधुनिक विधि हैं जिनसे सिंचाई की जाती है। उसके बाद बीज को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। याद रखना है थ्रेशिंग किसे कहते हैं? तो बीज को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। आगे देखें यहाँ पर तो अधिक अनाज के भंडारण के लिए मंडियों में बनाए गए भंडार गृह साइलो कहलाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको किसी गाइड्स में नहीं मिल पाएंगे। तो अधिक अनाज के भंडारण के लिए मंडियों में बनाए गए भंडार गृह को साइलो कहते हैं। तो याद रखना है साइलो किसे कहा जाता है। उसके बाद प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर कृषि से संबंधित इनका योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। तो इनका जन्म है वो 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। याद रखना है 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म हुआ था। यह आधुनिक विशेषज्ञ रहे हैं और भारत में इनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ संकरित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए। तो 1966 में इन्होंने मैक्सिको के बीजों को संकरित किया था। हरित क्रांति के तहत अधिक उपज देने वाले चावल व गेहूं के बीज बोए गए। हरित क्रांति ने भारत को दुनिया के खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया। दुनिया में खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बना दिया गया हरित क्रांति के द्वारा। इसके साथ एम.एस. स्वामीनाथन को विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सन 1967 में पद्मश्री पुरस्कार, 1972 में पद्म भूषण मिला, 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये था कक्षा 8 की विज्ञान की बुक से पहला चैप्टर, पहला पार्ट था यहाँ पर जो काफी महत्वपूर्ण था और प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।